तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, आइसोथर्मल इसका मतलब होता है सेम टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में हम ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें हम टेम्परेचर को सेम रखते हैं। मतलब लिख लेंगे पहले तो, इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, या फिर सेम को ही कांस्टेंट बोलेंगे हम। डन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। डन। तो अब इस प्रोसेस के बारे में हम ज़रा सीखते हैं। अब देखो, ये जो प्रोसेस होगा वो होता कैसे, ज़रा समझो। देखो, इसका जो फुल फंडा है वो मैं बाद में जब साइक्लिक पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारा जो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ाऊंगा, उसी के साथ मैं अभी से रिलेट करने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी मैं पिस्टन से बात करूँगा, तो यहाँ पे भी पिस्टन से शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हारे पास एक पिस्टन है। डन। इस पिस्टन के अंदर गैस भरा है। हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्लास 11 में ज़्यादा फोकस करेंगे गैसेस पे। क्लास 11 नहीं, बाकी जगह में भी गैसेस पे फोकस ज़्यादा करते हैं हम। तो ये हमारे पास एक पिस्टन है। डन। एक और पिस्टन बना लूँगा। ये है उस पिस्टन का इनिशियल पॉइंट, इसके अंदर गैसेस रहा है सारा। ओके। अब देखो, ये जो पिस्टन है ना, अभी इसके अंदर, अभी जब ये पिस्टन इसके अंदर यहाँ पे इस तरह जब प्लेस किया गया है, तो ये पिस्टन के अंदर कुछ वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मान लेते हैं हमारे पास 30 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। डन। अभी यहाँ पे कुछ प्रेशर भी होगा। डन है। इस इनिशियल केस में कुछ प्रेशर भी होगा। प्रेशर मान लेते हैं कि कितना है, यहाँ पे 20 पास्कल्स प्रेशर है। अब देखो, जब मैं इस पिस्टन को नीचे दबाऊँगा ना, जब मैं इस पिस्टन को नीचे दबाऊँगा तो गैसेस सारे यहाँ पर आ जाएंगे, है कि नहीं। सारे गैसेस यहाँ पे पुश कर लेंगे अपने आप को और पिस्टन नीचे आ जाएगा। अब जब ये नीचे आ गया होगा तो यहाँ पे भी गैस के पास कितना वॉल्यूम बचा होगा, पहले से काफ़ी कम बचा होगा। मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम बचा। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीज कर गया होगा, पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया होगा, 40 पास्कल्स हो गया समझो। डन है। तो ये जो मैंने किया, इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, देखो यार, आइसोथर्मल अभी तक नहीं बताया, बस मैंने प्रोसेस का बात किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, कंप्रेशन किया। डन। तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो, जब हम कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो जब हम कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम पहले 30 था, अभी 10 हो गया। कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और कंप्रेशन में प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने कंप्रेशन का बात कर लिया। फिर से एक्सपेंशन का बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा इनिशियली इस कंडीशन में वॉल्यूम कितना था, बहुत ही कम, 10 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना मान लेते, प्रेशर यहाँ पे था हमारा 40 पास्कल्स। डन है। अब देखो, जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, जब मैं इस पिस्टन को पीछे खींचूंगा तो क्या होगा, अभी यहाँ तक गैस भर गया होगा, हाँ या ना। जब गैस भर गया होगा तो ऑब्वियसली अभी गैस का वॉल्यूम कितना हो चुका है, ज़्यादा हो गया होगा। कितना माने थे लास्ट टाइम, 30। तो गैस का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब हो गया। प्रेशर कितना हो जाएगा, जब मैं खींचूंगा तो बाहर उसको प्रेशर भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो के मान लो कि 20 पास्कल्स हो गया। तो ये जो मैंने किया, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंशन बोलते हैं। डन। ये सारे चीज़ों में होगा, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, यही दो चीज़ हम करते हैं असल में। अब ये आइसोथर्मल है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे। अब देखो, जब भी मैं कोई चीज़ को कंप्रेस करूँगा या फिर एक्सपैंड कर लूँगा, मैंने इस चीज़ को सपोज कंप्रेस किया। जब हम कंप्रेस करते हैं, हमें बताया कोई भी चीज़ को कंप्रेशन करेंगे तो हीट क्या होगा, जनरेट होगा। हीट मतलब हीट कंटेंट, मतलब हीट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, देखो पहले अगर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, तो जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस प्रोसेस को क्या रखना है, आइसोथर्मल रखना है, मतलब टेम्परेचर सेम रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस 30 को हटाना होगा। ये 30 को कैसे हटेगा, देखो अगर इनिशियली अगर अंदर में 20 है तो ऑब्वियसली बाहर में भी क्या रहा होगा, 20 रहा होगा सराउंडिंग में। उसके बाद जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो इसका टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऑब्वियसली अगर मुझे इसको कम करना है, इस 30 को अगर कॉन्स्टेंट करना है, पुराना 20 बनाना है, तो क्या करना होगा, मुझे इस 30 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, बाहर निकालना है। मतलब मुझे इसके अंदर में जो हीट कंटेंट डेवलप हुआ है उसको बाहर निकालना होगा। और अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो मुझे वॉल किस तरह का यूज़ करना होगा, ऑब्वियसली मुझे वॉल क्या यूज़ करना होगा, कंडक्टर टाइप का वॉल यूज़ करना होगा। आया समझ में। तो वॉल मुझे कंडक्टर टाइप का यूज़ करना है। अब इस केस में देखो, तो इस केस में हीट बाहर निकला था, ठीक है, तो सिस्टम से बाहर निकल गया था हीट। अब देखो, जब मैं इसको एक्सपैंड किया था, जब मैंने इनिशियली वॉल्यूम 10 था, प्रेशर 40 था, जब मैंने इसको एक्सपैंड किया, प्रेशर घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब इस केस में टेम्परेचर क्या होगा, अभी यहाँ पे अगर टेम्परेचर तुम्हारा अगर 30 डिग्री रहा था ना, ठीक है, और जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
लेकिन मुझे अगर इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो क्या करना होगा, देखो पहले 30 था, अभी एक्सपेंशन के बाद 20 हो गया। अगर मुझे इसको मेंटेन करना है इस टेम्परेचर को 30 में, आइसोथर्मल है तो मेंटेन करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, अगेन कौन सा वॉल चाहिए, कंडक्टर वॉल चाहिए जिसके अंदर से हीट कंडक्ट हो और क्या करें, सराउंडिंग में से हीट इसके अंदर घुस के 30 बना ले। आया बात समझ में? तो ये था मेन फंडा। तो अभी इसको देखते हैं, अभी इसको देखते हैं कि भाई हाँ भाई पहला बात मुझे मतलब हीट रिलीज़ करना पड़ेगा और अंदर में भी रखना पड़ेगा, लेकिन भाई 20-30 का इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो मैं समझाने के लिए बताया था। अब देखो सो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल कौन सा यूज़ करते हैं, कंडक्टर। इन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल यूज्ड इज डायाथर्मिक। मैंने पहले बताया था डायाथर्मिक का मतलब ही क्या होता है, कंडक्टर वॉल होता है। आया बात समझ में? चलो, और हमने क्या देखा था यहाँ पे हमने क्या देखा था, इसको ग्राफ में समझेंगे। और एक चीज़ बात कर लेते हैं, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, देखो यार अभी यहाँ पे 20-30 का हीट जनरेट करोगे तो भाई इतना हीट ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग ना थोड़ा थोड़ा करके कंप्रेस करेंगे। अगर कंप्रेस भी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा करके करेंगे। अगर एक्सपैंड भी कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ा करके एक्सपैंड करने वाले। तो याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा बहुत ही स्लो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लोली होता है। अब यहाँ तक समझने के बाद हम ज़रा ग्राफ का बात करते हैं। तो पहले कंप्रेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो ग्राफ हम हमेशा P और V के बीच में बनाते हैं, डन। यहाँ पे हमेशा प्रेशर होता है, यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम होता है। थर्मोडायनामिक्स के सारे ग्राफ ऐसे ही बनाए जाते हैं। अब देखो, तो इनिशियल केस में जब मैं कंप्रेशन कर रहा था उसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा था तो इनिशियली इसका प्रेशर कितना था, देखो इनिशियली ब्लैक वाले में प्रेशर कितना था, 20 था, वॉल्यूम 30 था। तो मान लेते कि यहाँ पे जगह कितना है, यहाँ पे 20 प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारा 30 है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। तो मैं अगर इसको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ कहीं आएगा, डन। प्रेशर कितना माना था 20, वॉल्यूम माना था 30। सेकेंड केस में वॉल्यूम क्या हो गया 10 आ गया, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली पीछे 10 रहेगा। प्रेशर कितना हो गया 40, मतलब प्रेशर काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, तो यहाँ कहीं आएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊँ तो ऐसा कुछ मेरा ग्राफ बनेगा, हाँ या ना। अब देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें मैं कर क्या रहा था, वैसे इसको मैं कंप्रेस कर रहा था। मतलब अब तुमको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम पहले ज़्यादा था कि पहले, देखो पहले वॉल्यूम कितना था 30 था, उसके बाद कितना हो गया 10 हो गया। तो ऐसा कुछ इस डायरेक्शन में वॉल्यूम का चेंज कहाँ से हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बनाया जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा इनिशियल, देखो यार अगर आप कोई चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली पहले वॉल्यूम क्या रहेगा, पहले वॉल्यूम तुम्हारा ज़्यादा रहेगा। कंप्रेस कर रहे हो तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा, बाद में वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कंप्रेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ये जो एरो रहेगा इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने किसका बनाया, कंप्रेशन का। कौन सा कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्यों, आइसोथर्मल एक आइडियाबेटिक है, कंप्लीटली हम वॉल देख के और प्रोसेस के स्पीड देख के पता करते हैं। अगर आइसोथर्मल है तो बहुत ही स्लोली करेंगे हम, और उसका ग्राफ का जो एरो का डायरेक्शन है उससे हम पता कर लेंगे। वॉल्यूम को देख के पता करते हैं कि भाई तुम्हारा कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। तो ये था आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ। सेम बनाएंगे एक्सपेंशन का ग्राफ को बना लेते हैं। तो एक्सपेंशन में भी यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम लिख देंगे। अब देखो जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे थे तो पहले कितना था हमारा वॉल्यूम, पहले हमारा वॉल्यूम था 10, प्रेशर था 40। तो इनिशियल केस में कहाँ, यहाँ आया होगा, डन। प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसका प्रेशर कितना हो गया, इसका प्रेशर हो गया हमारा, जब हमने फाइनली इसको एक्सपैंड कर दिया तो प्रेशर कम हो गया था, 20 आ गया था प्रेशर, और वॉल्यूम बढ़ गया था। तो एक यहाँ कहीं पे आएगा। तो इस केस में ये रहा ग्राफ। तो ए एरो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा है, पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली कौन सा बात चल रहा है, एक्सपेंशन का बात चल रहा है, एक्सपेंशन का बात चल रहा है। और अगर हमने वॉल को क्या यूज़ कर लिया, अगर हमने वॉल को यूज़ कर लिया कंडक्टर टाइप, मतलब डायथर्मिक टाइप, और ये प्रोसेस अगर स्लो है तो हम इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये। यहाँ तक आपको पूरा बातें समझ आ गया होगा एक्सपेंशन के बारे में। अब यहाँ पे एक और टर्म निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कि वो है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, इसे पता करते हैं। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमने पढ़ के रखा है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास, ठीक है, MS डेल्टा T। तो यहाँ से अगर मैं S निकालूँ तो S कितना आ जाएगा मेरे पे, M
Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा T। तो यहाँ पे टेम्परेचर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर को हम लोग चेंज करते हैं? नहीं करते। चेंज इन टेम्परेचर कितना आता है? 0 होता है। हम लोग उसे मेंटेन कर रहे होते हैं ना। तो Q/0 तो कितना आ रहा है? इन्फिनाइट आ रहा है। तो इस इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस में बहुत मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा तब जाके उसमें वो गर्म होगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रोसेस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ट्रूली नेवर एग्जिस्ट दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कितना होता है, इसमें इन्फाइनाइट आता है। इसका मतलब होता है हमें इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देना होगा। मतलब भाई जो हीट तुम सोच नहीं सकते, उतना बड़ा नंबर, करोड़ों अरबों खरबों, जो हम बोल भी नहीं सकते, उतना हीट देंगे तो तब जाके इसमें 1 डिग्री राइज हो सकता है। और हमें पता है कि हम लोग इसको ऐसे धीरे धीरे करते रहते हैं कि इसमें हाइट राइज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कितना होता है तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस का? इन्फिनाइट आता है। डन। तो ये टॉपिक हमें समझ आया, इसको रिवाइज करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। अब देखो साथ में और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब पता करते हैं कि वर्क कितना होगा। वर्क डन ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क निकालते बस, ठीक है, वो तुम कर लोगे। बस V1 V2 का ही तो फ़र्क है, एक में ज़्यादा होता है और एक में कम होता है। एक में वर्क डन करेगा सिस्टम और एक में नहीं करने वाला है, ठीक है। अब देखो सुनो, अभी इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ले लेता हूँ, ठीक है। कंप्रेशन में करोगे तब भी वही ग्राफ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो अभी देखना, ठीक है, मैं दोनों में एक ही साथ करवा देता हूँ। अभी देखो, अगर ये तुम्हारे पास प्रेशर का वैल्यू है, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम है, तो प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या कर रहे हैं हम? वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन कर रहे हैं, हाँ या ना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ से मैं यहाँ लेके आया वॉल्यूम, अच्छा सॉरी, यहाँ से यहाँ लेके आया मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेंशन कर रहे हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया मैंने कहाँ से कहाँ वॉल्यूम चेंज करवाया बताओ? पहले V1 था, अभी V2 हो गया। एक्सपेंशन का ग्राफ बनाया। वही अगर तुम्हें कंप्रेशन का ग्राफ बनाना है ना, तब भी कैसे बनाओगे? तुम बोलोगे भाई मैं कंप्रेस कर रहा हूँ मतलब वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ। डन। तो पहले वॉल्यूम यहाँ रहा होगा, फिर फाइनली वॉल्यूम यहाँ आ गया होगा। डन। ये क्या हो गया मेरा? कंप्रेशन का ग्राफ हो गया। ये कंप्रेशन का ग्राफ है। तो पहले वॉल्यूम कितना था? V1, फिर मैंने क्या कर दिया? वॉल्यूम को V2 कर दिया। इन दोनों के केसेस में चलता है। अभी हमें वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला पहले इस चीज़ से इससे मतलब निकालते हैं एक बार, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार निकाला था, नहीं याद होगा तो देख लो एक बार फिर से। और अभी मुझे अगर यहाँ पे वर्क निकालना है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लग रहा है ना। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा? P इंटू ए। तो मैं यहाँ पे फोर्स की जगह में लिख देता हूँ P इंटू ए। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन हो रहा था या फिर एक्सपेंशन हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx हो रहा था, तो dx लिख दो। तो एरिया इंटू लेंथ या फिर dx क्या बन जाता है? वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो ये होता है वर्क का फॉर्मूला किसमें? थर्मोडाइनमिक्स में। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ। सो वर्क कितना है हमारा? P इंटू डी वी है। लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम को कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं? अगर एक्सपेंशन है तो भी V1 से V2 चेंज कर रहे हैं, अगर कंप्रेशन है तब भी V1 से V2 ही चेंज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन V1 टू V2। डन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा इस इक्वेशन में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, वो आपको भी समझ आ जाएगा। V1 टू V2 ऐसे ही रख देंगे। अब देखो P यहाँ पे था, dV यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक V लिख दिया और डिवाइड बाई V कर दिया। इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखो मुझे कहीं ना कहीं पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। फिजिक्स में हम लोग μRT लिखते हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? इस P के जगह में बस उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो P के जगह में PV के जगह में, इस पूरे के जगह में इसको रिप्लेस करेंगे μRT। डन। V1 टू V2 और यहाँ पे dV बाई V लिख देंगे। अब देखो इसमें से म्यू नंबर ऑफ मोल्स जो गैस का रहेगा, जितना मोल्स है उतना, मतलब अगर इसके अंदर 200 पार्टिकल्स रहा, 200 एटम्स रहा स्टार्टिंग में, तो कंप्रेशन करो एक्सपैंड करो, 200 तो 200 ही रहेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो भी सेम। टेम्परेचर यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस सेम मेंटेन कर रहे हैं। तो इसको बाहर लिख दो कि इसको भाई जोड़ोगे तब भी उतना ही आएगा, इंटीग्रेट करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो बचेगा dV बाई V। अभी हमने पढ़ के रखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है? dx बाई x। ये क्या बन जाता है हमारे पास? log x बन जाता है। तो बस यहाँ पे वही लगा देना है हमें। तो क्या बन जाएगा? μRT। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? L। यहाँ पे dx बाई x था, dV बाई V है। तो dx बाई x अगर log x थे तो dV बाई V कितना होगा? log V। और यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तुम्हें V1 टू V2।
डन। तो म्यू आर टी। अब देखो अभी फाइनली वॉल्यूम कितना हुआ दोनों केसेस में, एक्सपेंशन है तो पहले V1 था फिर V2 बना, फाइनली V2 बन गया था ना, कंप्रेशन है तो पहले V1 था फिर V2 बना। तो दोनों केसेस में मैं क्या लिख दूंगा, अभी देखो एक्सपेंशन के बाद कितना था V2 था, माइनस एक्सपेंशन के पहले कितना था V1 था। अभी आपको पता होगा log A माइनस log B किसके बराबर होता है, log A बाई B के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम लिख देंगे, क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो म्यू आर टी अपॉन इजिकल टू, यहाँ पे देखो log A माइनस बी के जैसा ही है, तो क्या लिख देंगे log V2 बाई V1। तो ये होता है हमारा वर्क का फॉर्मूला किसमें, इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन है, दोनों में से कोई भी एक ग्राफ बनाओगे काम चल जाएगा। तो इस बार एक को रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम किसको सेम रखना चाहते हैं, टेम्परेचर को सेम रखना चाहते हैं या फिर कांस्टेंट चेंज इन, देखो टेम्परेचर सेम रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम को कम कर रहा है तो कौन सा काम कर रहे हैं हम, कंप्रेशन का काम कर रहे हैं। वही जगह अगर वॉल्यूम को हम बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को कम कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट जनरेट होता है उसको बाहर निकालने के लिए हमें एक डाइथर्मिक वॉल चाहिए होता है। अभी देखो अगर कंप्रेशन है तो उसमें से हीट क्या होता है, हीट सिस्टम में से सराउंडिंग में निकलता है। वही जगह अगर तुम्हारा एक्सपेंशन है तो सराउंडिंग में से सिस्टम में हीट जाता है, ठीक है ना, आया बात समझ में। वही देखो उसके बाद हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, उनको थोड़ा फ़ोन बंद करके आते हैं। उसके बाद हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। फिर हमने दोनों का ग्राफ बनाया, एक एरो देख के हम क्या पता करते हैं कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। अभी अगर हम वॉल्यूम को देखो यार, वॉल्यूम पहले ज़्यादा था फिर वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन। वही जगह अगर पहले वॉल्यूम कम था फिर वो बाद में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, एरो को देख के पता करेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे थे एक्सपेंशन। फिर हमने इसके स्पेसिफिक हीट निकाला, हमें पता चला कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो हमने स्पेसिफिक हीट निकाला, पता चला कि ये इन्फाइनाइट आ रहा है। इन्फाइनाइट मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना है जो हम सोच भी नहीं सकते, तब 1 डिग्री राइज होगा। जो हीट हम सोच ही नहीं सकते तो उसको देंगे कहाँ से, संभव ही नहीं है, मतलब इसमें टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं। फिर हमने वर्क डन निकाला आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाला, पी ए इंटू डी एक्स, फिर पी इंटू डी वी बन गया। फिर हमने देखा एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में क्या कर रहे हैं, V1 से V2 ही कर रहे हैं ना, एक्सपैंड कर रहे हैं तो भी V1 से V2, कंप्रेस कर रहे हैं तब भी V1 से V2 ही कर रहे हैं, इसको मैंने समझाया था। उसके बाद मैंने वर्क लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी लिखे, मतलब डी आया था, प्रेशर इंटू डी आया, तो डी वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, V1 से V2 कर रहे हैं, अगर एक्सपेंशन है तो कंप्रेशन है तब भी तो V1 से V2 ही कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, दोनों तरफ ऊपर भी V मल्टीप्लाई नीचे भी V डिवाइड किया। फिर हमें पता है BV इजिकल टू NRT, फिजिक्स में म्यू RT लिखेंगे तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, बच गया dV बाई V। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स, पहले अगर मैंने 30 लिया तो प्रोसेस के मतलब कंप्रेस करो एक्सपैंड करो, 30 तो 30 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इसमें चेंज होता नहीं, वो भी चले गया कांस्टेंट, सब बाहर। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा खाली dV बाई V और V1 से V2 इंटीग्रेट करें। फिर हमें पता है dV बाई V, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log V ln V, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर फाइनली जब इसको लॉग को हमें निकालना पड़ा इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं वॉल्यूम के टर्म पे, तो हमने बताया फाइनली वॉल्यूम करने के बाद V2 है, पहले वॉल्यूम V1 था, और हमें पता है log A माइनस log B log A बाई B होता है। तो फाइनली हमने वर्क का फॉर्मूला म्यू RT ln V2 बाई V1 लिख लिया। तो आई होप आपको आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।